हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस सी प्लस प्लस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 35 है और अभी हम सी प्लस प्लस में ओप्स कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें हम इन सभी टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है और पेशेंस बना करके रखना है। वीडियो के लास्ट तक आपको सब समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? तो यहाँ पर अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर एक प्रकार के स्पेशल मेथड होते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली एट द टाइम एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। यानी कि कंस्ट्रक्टर एक प्रकार के स्पेशल मेथड होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। और ये कब कॉल होते हैं? जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, आपको पता है। तो जब भी हम किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, इन्वॉल्व्ड यानी कि कॉल हो जाते हैं। सिंपल है। और जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं ये एक प्रकार के मेथड ही होते हैं। मेथड क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। जो हमारे फंक्शन होते हैं बेसिकली, अगर हम इसी फंक्शन को क्लास के अंदर रखते हैं तो क्लास के अंदर वाले जो फंक्शन होते हैं उसे हम मेंबर फंक्शन उस क्लास के या फिर क्लास मेथड कहते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है ये भी मेथड ही है, लेकिन ये स्पेशल मेथड होते हैं जो कि ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। बाकी जो हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं, नॉर्मल मेथड होते हैं, उन्हें हमें कॉल करना पड़ता है। आपको पता है कि फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता। ये ऑटोमेटिक कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, सब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के कुछ पॉइंट्स की बात करें तो कंस्ट्रक्टर नेम इज द सेम एज इट्स क्लास नेम, यानी कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो सेम क्लास का ही नाम होगा। यानी कि अगर हमारी क्लास ए है तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम भी क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे? तो देखिए, जो हमारा फंक्शन होता है इसे हमें मैन्युअली कॉल करना पड़ता है। जो भी हम फंक्शन या मेथड बनाते हैं उसे कॉल करना पड़ता है। तो उसका हम कोई नाम रखते हैं जैसे प्रिंट, डिस्प्ले या गेट इन्फो, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं इनका नाम हमें क्लास का ही नाम रखना पड़ता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कॉल होते हैं तो हमें इन्हें मैन्युअली कॉल करना भी नहीं पड़ता और कर भी नहीं सकते, है ना। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर आर मोस्टली डिक्लेयर इन अ पब्लिक सेक्शन, और ये पब्लिक सेक्शन में होते हैं। इसके पीछे भी सिंपल वही रीजन है कि अगर कंस्ट्रक्टर हमारे ऑब्जेक्ट बनते समय ही कंस्ट्रक्टर अगर ऑटोमेटिक कॉल होगा तो ये पब्लिक सेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि जो क्लास के मेंबर प्राइवेट होते हैं उसे हम क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ना ही कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्लास ए के अंदर, ठीक है, अगर हम अपना कोई भी मेथड यानी कि फंक्शन बनाते हैं, नॉर्मली अगर फंक्शन भी बनाते हैं कोई भी किसी भी नाम का, और अगर उसे हम प्राइवेट कर देते हैं तो क्या हम इस फंक्शन को क्लास के बाहर से कॉल कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेंबर हमारा प्राइवेट कहलाएगा। तो इसलिए हमें इस फंक्शन को अगर बाहर से कॉल करना है तो हमें उसे पब्लिक रखना पड़ता है। एक्सेस स्पेसिफायर में इसे पब्लिक रखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है ये भी मोस्टली पब्लिक ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कंस्ट्रक्टर पब्लिक नहीं होगा तो इस केस में जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश करेगा, और अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हुआ तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो हमारे मोस्टली जो है वो पब्लिक सेक्शन में रहते हैं, बाकी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी होते हैं। ठीक है, बात करेंगे उसकी। लेकिन यहाँ पर ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर्स डू नॉट रिटर्न वैल्यू, यानी कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती। अब हमने ये तो बताई है कि कंस्ट्रक्टर हमारे मेथड होते हैं, यानी फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन का अपना क्या होता है, रिटर्न टाइप, जैसे वॉइड, इंट, फ्लॉट। तो ये क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, और फंक्शन हमारे रिटर्न भी करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर का ना ही कोई रिटर्न वैल्यू होता है, ना ही इसका कोई रिटर्न टाइप होता है, यानी हमें रिटर्न टाइप भी नहीं बताना पड़ता जब हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। फिर उसके बाद अ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ओनली वंस टाइम, यानी कंस्ट्रक्टर हमारा सिर्फ एक बार कॉल होता है, वो भी कब? जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस, किसी क्लास का इंस्टेंस बनाना या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना एक ही बात है। तो यहाँ पर ये लाइन समझ में आई कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है जब भी क्रिएट होगा तो हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और सिर्फ एक बार ही कॉल होता है। यानी अगर हम क्लास ए अगर हमने बनाई है और इस क्लास ए के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर हमने 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो ये 4 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार ऑटोमेटिक कॉल होगा। उम्मीद करते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ आया होगा। जस्ट अभी हम प्रैक्टिकली इसको समझने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे इसका एग्जांपल के साथ में। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करें, नाम से पता चलता है डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो हमें पहले से ही मिलता है। तो अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट टेक एनी आर्गूमेंट, इट हैज़ नो पैरामीटर, यानी कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इसमें कोई आर्गूमेंट या पैरामीटर नहीं होते, इसे हम जीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं।
जैसे हमारे फंक्शन होते हैं जिसमें अगर हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करते तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा जीरो आर्गुमेंट फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर कंस्ट्रक्टर में भी हमारे पास कोई भी आर्गुमेंट या पैरामीटर नहीं है तो सिंपल वो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या नन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी हम उसको कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, सिंपल सी चीज़ है। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है, यहाँ पर अगली लाइन में बताया गया है द कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट एंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखिए, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट भी होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। कब? जब किसी प्रोग्रामर ने कोई भी अपना यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होगा तब की बात कर रहे हैं। द कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट एन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ द प्रोग्रामर डज नॉट डिफाइन, यानी कि अगर हम अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो उस केस में कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। सिंपल है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। अब देखिए, इन तीनों को हम समझने के बाद फिर हम इनका एग्जाम्पल एक साथ देख लेंगे। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पर सिर्फ जो इनके नाम है वो यहाँ पर थोड़ा लंबे चौड़े लग रहे हैं, लेकिन इनका काम बेसिकली सिंपल है। हम फंक्शन अगर अच्छे से समझ गए तो कंस्ट्रक्टर तुरंत समझ में आ जाएगा। फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में बस वही डिफरेंस है, फंक्शन में रिटर्न टाइप होता है, कंस्ट्रक्टर में नहीं होता। फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है और कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही कॉल हो जाते हैं। बस यही डिफरेंस है। बाकी जो काम हम फंक्शन के ब्लॉक ऑफ कोड में करते हैं सेम हम कंस्ट्रक्टर के भी ब्लॉक ऑफ कोड में कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है और बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर इसे क्रिएट भी कर देता है। बस यही कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, और बाकी जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ ही रखा है, कंस्ट्रक्टर के बेसिक्स को हमने पिछले वीडियो में देखा था जहाँ पर हमने क्लास मेथड और कंस्ट्रक्टर समझ लिए थे। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को, है ना। और इसके हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। फिर यहाँ पर अगर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात करें तो सिंपल वही चीज़ हम बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर में अगर हम कोई आर्गुमेंट्स या पैरामीटर पास कर देंगे तो वही हमारा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं, यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए, हमने डेमो नाम की एक सिंपल क्लास बना रखी है और इसके दो डेटा मेंबर है, यानी रोल नंबर और नेम। रोल यहाँ पर इंटीजर टाइप का है और नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वही सेम होगा जो क्लास का नाम है। पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करेंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। यानी कि हम इस डेमो क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाएं तब यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और क्या होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर हम इस ब्लॉक ऑफ कोड में रख सकते हैं। जैसे अभी हम सिंपली यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट लगाते हैं और सिंपल प्रिंट करवाते हैं हेलो। ठीक है, यहाँ पर हमने हेलो प्रिंट करवाया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा यूज़र डिफाइन कंस्ट्रक्टर है, हम खुद बना रहे हैं। ठीक है, और क्या होगा कि जैसे ही हम डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेमो, और यहाँ पर हमने जस्ट obj1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और कुछ नहीं किया। ठीक है, सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ना ही हमने मेन फंक्शन से कोई मेथड कॉल किया है, ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी यहाँ पर हम रन करेंगे तो आप देखेंगे हेलो यहाँ पर हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने क्लास ऑब्जेक्ट एक बनाया क्लास टाइप का, तो यहाँ पर उस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया। बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, जो कि ये फंक्शन जैसा ही है। ठीक है, मेथड आपको पता है, जो हम अपने मेथड यानी फंक्शन बनाते हैं उसका रिटर्न टाइप होता है, हमें बताना होता है और हम उससे रिटर्न भी करा सकते हैं और फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। ये 3 पॉइंट हो गए। ये तीनों पॉइंट कंस्ट्रक्टर में नहीं होते। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप या फिर इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती और यहाँ पर इसका जो नाम है वो हम क्लास का ही नाम रखते हैं और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। सिंपल है। ठीक है, ये आप नोट कर लें, याद कर लें। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर था, लेकिन हम क्या इसको ऐसे यूज़ करेंगे? नहीं, इसका एक हम बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो क्या, हम चाहते हैं कि जैसे ही डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बने, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे STU1 STU2, हम अगर स्टूडेंट की डिटेल एंटर कराना चाहते हैं तो जैसे ही किसी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा और कॉल होते ही यहाँ पर हम रोल नंबर और नेम में यूजर से वैल्यू इनपुट ले लें। सिंपल है। तो हम ये चीज़ इसके अंदर करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रोल नंबर और नेम में यूजर से इनपुट हम यहाँ पर ले सकते हैं सी इन के जरिए। सिंपल है। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टर में हमने 2 स्टेटमेंट यहाँ पर लगाई, एक सी आउट करा दिया सिंपल इंटर डिटेल, और दूसरा यहाँ पर हमने सी इन के जरिए रोल नंबर और नेम में यूजर से हमें इनपुट लेना है। ठीक है, उसके लिए हमने कोड लिख दिया। अब यहाँ पर हम रन करते हैं तो आप देखेंगे हमने मेन फंक्शन में कोई भी ना ही कोई मेथड कॉल किया है, ना ही इसमें हम कोई सी इन वगैरह करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करा रहे। लेकिन यहाँ पर सी इन तो हो जाएगा, यानी इनपुट तो हो जाएगा, लेकिन हमें इसे मतलब प्रिंट भी कराना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक वॉइड टाइप का डिस्प्ले मेथड बना लेते हैं, जिसके जरिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो डिटेल प्रिंट करा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्ले मेथड बनाया, इसके बारे में तो हमें पता ही है, बना चुके हैं ऑलरेडी।
और हमने इसमें क्या करा दिया, रोल नंबर और जो नेम है वो यहाँ पर हमने सिंपल प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। हालांकि हमें डिस्प्ले को कॉल भी करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर obj1 यानी ऑब्जेक्ट1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, सिंपल यहाँ पर हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। डिस्प्ले मेथड की कोई भी आर्गुमेंट नहीं है यहाँ पर, तो सिंपल यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने सीधा डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया। रन करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर हमें पूछ रहा है इंटर डिटेल। जैसे यहाँ पर रोल नंबर हमने डाला 101, नेम में यहाँ पर डाल दिया जस्ट जितेंद्र। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट हमें मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल होता है, बिल्कुल फंक्शन जैसा ही इसका पूरा काम होता है। बस यहाँ पर क्या है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, बस यही है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हम ये काम कर सकते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, हाँ, डायरेक्ट हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जो काम हम करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। बाकी हम एक से ज़्यादा भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। जैसे अभी हमारा ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया, हम दूसरा कंस्ट्रक्टर और बना सकते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि हम कितने भी कंस्ट्रक्टर बनाएं, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वही होगा जो क्लास का नाम है। तो अगर हम एक और डेमो नाम का मान लेते हैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये ओवरराइड हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे बिल्कुल ओवरराइड होगा, लेकिन इसको बोलते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे कि हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको याद होगा। जैसे यहाँ पर ये डिस्प्ले नाम का हमारा क्या है, फंक्शन है। तो अगर हम चाहें तो डिस्प्ले नाम का ही एक दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि दोनों ही फंक्शन के सेम पैरामीटर नहीं होने चाहिए, या फिर उन पैरामीटर का सेम टाइप नहीं होना चाहिए। हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में इसको डिटेल में पढ़ रखा है विद एग्जाम्पल। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि हम एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं। बस ये है कि उन सभी फंक्शन में कुछ ना कुछ उसके जो पैरामीटर हैं उसकी अलग पैरामीटर अलग होने चाहिए, या पैरामीटर का टाइप अलग होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जस्ट हमने डेमो नाम का दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे। जैसे हम एक फंक्शन में पैरामीटर पास कर सकते हैं, इसी तरीके से हम एक कंस्ट्रक्टर में भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, है ना। तो पैरामीटर पास करने के लिए सिंपली जिस तरीके से फंक्शन में होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी पैरामीटर हमारे कैसे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इंट टाइप का एक पैरामीटर बनाएंगे, जस्ट हमने बना दिया a, और दूसरा यहाँ पर हमने स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर बनाया b। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो यहाँ पर हमने a और b ये दो पैरामीटर यहाँ पर हमने बना दिए। अब क्या करना है कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी, और जो वैल्यू पहली मिलेगी वो a में आएगी, दूसरी b में आएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को रोल नंबर में और b की वैल्यू को स्ट्रिंग में डाल देंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा। ठीक है, पेशेंस बना करके रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रोल इज इक्वल टू यहाँ पर असाइन कर देते हैं a की वैल्यू को रोल में, और यहाँ पर नेम इज इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू हमने नेम में असाइन कर दी। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, अब यहाँ पर इस क्लास के दो कंस्ट्रक्टर बन चुके हैं। एक हमारा क्या है, यहाँ पर ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो अब इन दोनों में से देखिए कॉल तो एक ही होगा। जैसे आपको पता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि अगर हमने एक ही नाम के 2-3 फंक्शन बना रखे हैं, तो जब भी इस फंक्शन को पर्टिकुलर कहीं से कॉल किया जाएगा तो इन तीनों में से कॉल एक ही होगा। कौन सा कॉल होगा, जिससे जिस फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ से आर्गूमेंट पैरामीटर पास करेंगे ना, तो जहाँ से हम जो भी आर्गूमेंट पैरामीटर पास कर रहे हैं, जिस भी फंक्शन के साथ मैच हो जाएंगे वही फंक्शन हमारा कॉल हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, यहाँ पर ये दो कंस्ट्रक्टर बने हैं, ये दोनों तो ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, यानी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। लेकिन ऑटोमेटिक में भी एक रूल है, ऑटोमेटिक में कॉल एक ही होगा। यहाँ पर देखिए कैसे, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया, ठीक है, तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जहाँ से हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हैं, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ से कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो इस केस में ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा, जिसमें जो कि हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और यूजर से वैल्यू इनपुट कराएगा। ठीक है, ये वाला कॉल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते समय अगर पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास कर दें यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर इसमें 2 वैल्यू हैं और ये 2 वैल्यू सही ऑर्डर में अगर हम पास कर दें, तब यहाँ पर हमारा ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बनाते समय यहाँ से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। सिंपल है, ऑब्जेक्ट बनाते समय भी हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने जस्ट पिछले वीडियो में समझा था, यहाँ पर उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ रहे हैं, बस यही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जस्ट पास कर दिया रोल नंबर, यहाँ से हमने पास कर दिया 102 और कॉमा नेम पास कर दिया यहाँ पर जस्ट हमने महेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वैल्यू पास कर दी। तो इस केस में क्या होगा कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अगर वैल्यू पास कर दी तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, हम यूजर से इनपुट नहीं लिया जाएगा, सिंपल है। और अगर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये नहीं कॉल होगा और यूजर से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हुए एक बढ़िया सा सोल्यूशन निकाल दिया। क्या कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे
अगर यूज़र मिली तो ठीक, नहीं मिली तो हम इनपुट ले लेंगे। सिंपल है, मिली तो ठीक, नहीं तो इनपुट ले लेंगे। रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम रन करेंगे तो डिस्प्ले में अभी तो फिलहाल 102 और महेश ही आएगा, क्योंकि हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए क्लियर है। और अगर यहाँ से हम वैल्यू नहीं पास करेंगे तो ये यूज़र से मांगेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमने रन किया और ये मांग रहा है, देखिए 101 और एंटर किया। तो यहाँ पर जैसे हमने नेम में जस्ट एन ही डाल दिया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिए 101 और नेम आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हमने दूसरा एक और ऑब्जेक्ट बनाया, जस्ट यहाँ पर डेमो, और यहाँ पर हमने बनाया obj2, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए वैल्यू इस बार पास कर दी। जैसे हमने 102 पास कर दिया, कॉमा, और नेम यहाँ पर पास कर दिया जस्ट सुधीर, ठीक है। सुधीर नेम पास कर दिया, डबल कोट में रहेगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी हम डिस्प्ले फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये पहले ऑब्जेक्ट 1 के लिए, फिर ऑब्जेक्ट 2 के लिए। तो ऑब्जेक्ट 1 और 2 दोनों का डिस्प्ले होगा। तो ऑब्जेक्ट 1 में यूजर से इनपुट लिया जाएगा और ऑब्जेक्ट 2 में यूजर से इनपुट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहे हैं। सिंपल है। रन करते हैं तो देखिए पहले यहाँ पर इंटर डिटेल, जैसे हमने 101 रोल नंबर रखा और इसका नेम कर दिया यहाँ पर जस्ट जितेंद्र, ठीक है। वापस से एंटर करेंगे तो आप देखेंगे रोल नंबर 101 जितेंद्र और रोल नंबर 102 सुधीर, दोनों प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि एक में ऑब्जेक्ट 1 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, ऑब्जेक्ट 2 के लिए ये वाला पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं वापस पीपीटी में, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने समझ लिए। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की। कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम मतलब क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक कंस्ट्रक्टर ही होता है, बस ये क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरी ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देता है। सिंपल। जैसे हम क्या करते हैं, वापस इस वैल्यू को यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, देखिए ऑब्जेक्ट 1 में डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी, 102 या फिर इसको 101 कर देते हैं, 101 और सुधीर नाम असाइन किया है। और हम क्या करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 के जो डेटा मेंबर हैं वो ऑब्जेक्ट 2 में हम यहाँ पर असाइन करना चाहते हैं। सिंपल। जैसे आपको याद होगा, यहाँ पर हमने एक इंट और x नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू रखी 10, और हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया इंट y, और y में भी हम x की वैल्यू रखना चाहते हैं। ध्यान देना, y में हम क्या रखना चाहते हैं, x की वैल्यू। तो सिंपली y इज इक्वल टू x कर देते थे कि नहीं, बिल्कुल। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपी ही तो हो रहा है, यानी x की वैल्यू y में कॉपी हो जा रही है। सिंपल है। तो ये जब हम वेरिएबल के साथ कर सकते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट के जो मेंबर हैं, डेटा मेंबर हैं, यानी इसकी जो वैल्यू है वो हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से। कैसे, यहाँ पर सिंपली हमें कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट 2 में पैरेंथेसिस लगा करके यहाँ पर हमें अपने दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर देना है। अब इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यू है यानी डेटा मेंबर की वैल्यू है वो उसी ऑर्डर में ऑब्जेक्ट 2 में चली जाएगी, ठीक है। और कुछ नहीं करना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 में चली जाएगी। रन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए दोनों में ही 101 सुधीर 101 सुधीर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि 101 में तो यही चीज़ हमने असाइन ही की है और उसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया। सिंपल है। और ऑब्जेक्ट 1 और 2 दोनों को कॉल करने पर हमें सेम वैल्यू मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो है वो कॉपी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ, हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए यहाँ पर इनमें से जो है ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था पैरामीटराइज्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 में हमने वही पैरामीटर पास किए थे, आर्गुमेंट पास किए थे, तो ये वाला कॉल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 के लिए ना तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और ना ही ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। इसके लिए कॉल हुआ है कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके लिए क्या कॉल हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये क्या है, क्या चीज़ है। तो देखिए, अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज करके उसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कॉपी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। एज द सेम क्लास, यानी एक ही क्लास में, एक ही क्लास के अगर 2 ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं और एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर की मदद से कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज नोन एज कॉपी इनिशियलाइजेशन। मतलब बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है, ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। C++ कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्रिएट अ सिंपल कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि यहाँ पर भी कंपाइलर क्या कर रहा है कि हमारे लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करके दे रहा है। डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें बनाना नहीं होता, अपने आप कॉल होता है, बाकी हम यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इसी तरह से हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है ये भी बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्रिएट कर देता है, उसी की वजह से यहाँ पर ये कॉपी हो पा रही थी। बाकी हम अपना भी कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और बनाएंगे, ठीक है। उसी में हम सैलो एंड डीप कॉपी को समझेंगे। फिर उसके बाद इट विल कॉपी द बेसिस एंड मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम ऑर्डर दैट दे वेर प्रेजेंट इन द कोड, यानी कि सेम ऑर्डर में कॉपी करता है। जैसे पहले नंबर पे अगर आपका रोल नंबर है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले पैरामीटर में रोल नंबर डाल देगा, इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट में बताया गया कि हम अपना यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं,
ठीक है। सी प्लस प्लस अलाउ प्रोग्रामर्स टू क्रिएट देयर ओन वर्जन ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर नोन एज यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी हम अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ठीक है, उसकी ज़रूरत क्यों है हम समझेंगे, उसकी ज़रूरत है। कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें अपना खुद का बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर क्रिएट करके देता है, इसमें एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है, उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मेमोरी एलोकेशन के बारे में। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन में स्टैटिक मेमोरी एंड डायनेमिक मेमोरी को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या समझाया। यहाँ पर हमने नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और हमने एक सिंपल कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी समझ लिया है। अब हम यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी को डिटेल में समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेमोरी एलोकेशन की, यानी मेमोरी एलोकेशन क्या होता है एक्चुअली, तो द मेमोरी एलोकेशन इज डन आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी जो हमारा मेमोरी एलोकेशन होता है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन, यानी मेमोरी हमें दो तरह से अलॉट होती है, एक स्टैटिक मेमोरी और दूसरा डायनेमिक मेमोरी। तो पहले तो हम मेमोरी एलोकेशन का मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद हम स्टैटिक एंड डायनेमिक को समझेंगे। तो देखिए मेमोरी एलोकेशन का मतलब सिंपल होता है, जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने x नाम का वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 4 वैल्यू रखी है बेसिकली हमने ये अपने कोड में लिखा है, सिंपल जस्ट कोड में लिख रखा है। यहाँ पर वापस चलें कोड ब्लॉक में, तो आप देखेंगे कोड ब्लॉक में यहाँ पर हमने अपना जितना भी कोड लिख रखा है, यहाँ पर ये जो भी कोड लिखा है इसमें रोल नंबर नेम नाम के वेरिएबल बने, डेटा मेंबर है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है, तो ये जो भी है यहाँ पर जब तक इसे कंपाइल नहीं किया जाएगा, इस कोड को जब तक कंपाइल नहीं किया जाएगा, इसमें जो भी मेंबर या डेटा वैल्यू है उसका मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, उसका मेमोरी अलॉट नहीं होगा। यहाँ पर आप कितना भी कोड लिख दे, 500 पेजेस का कोड लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप उसे कंपाइल करेंगे तब उस प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स हैं या जो भी चीज़ें उसमें हैं उसके लिए मेमोरी अलॉट होगी। बात समझ में आई, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी को बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। अब ये मेमोरी एलोकेशन दो तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हम कोड लिखते हैं ये बेसिकली कोड की 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो यहाँ पर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं यानी कोड लिख रहे हैं, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में इसे हम कंपाइल करते हैं और तीसरे स्टेप में इसे हम रन करते हैं। तो पहले स्टेप में हमने कोड लिखा, ये पहली स्टेज हो गई जहाँ पर इसमें कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं होती। दूसरी स्टेज होती है कंपाइल टाइम। ये क्या होता है कंपाइल टाइम, यानी जब इसको हम कंपाइल कर रहे होते हैं यहाँ से, यानी बिल्ड कर रहे होते हैं बेसिकली, है ना। तो जब यहाँ पर हम कंपाइल करते हैं तब इसमें स्टैटिक मेमोरी अलॉट होती है। इसमें क्या होती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है वेरिएबल्स के लिए। और तीसरे स्टेज पर यानी रन टाइम पर जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, वहाँ पर हमें मेमोरी अलॉट होती है, उसको बोलते हैं डायनेमिक एलोकेशन। ठीक है, यानी दूसरे स्टेज पर यानी कंपाइल टाइम पर जो मेमोरी अलॉट हो रही है उसे बोलते हैं स्टैटिक एलोकेशन, और रन टाइम पर जो हमें मेमोरी अलॉट होती है कंप्यूटर में वो डायनेमिक एलोकेशन होती है। बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर के मेमोरी एलोकेशन क्या होती है समझ में आया। हम यहाँ पर कितना भी कोड लिख दें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब इसे हम कंपाइल करेंगे तब उसके बाद यहाँ पर स्टैटिक एलोकेशन होगी और रन टाइम पे डायनेमिक एलोकेशन होगी। अब ये स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है ये तो हम समझने वाले हैं। जस्ट इतना तो आपको समझ में आ गया कि मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, यानी कि हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी डेटा मेंबर्स हैं, जो भी हमने कोड लिख रखा है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसमें जो डेटा है उसके लिए कंप्यूटर में अगर मेमोरी चाहिए तो उसके लिए प्रोग्राम हमें यानी कंपाइलर हमें मेमोरी अलॉट कराता है। ठीक है, या तो स्टैटिक या फिर डायनेमिक। अब इसको समझते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, कब होता है। स्टैटिक मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर डिक्लेयर वेरिएबल बाय द कंपाइलर, यानी जो हमारी स्टैटिक मेमोरी होती है जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये हमें कंपाइलर अलॉट कराता है। द एड्रेस कैन बी फाउंड यूजिंग दिस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी कि अगर हमें उस मेमोरी का एड्रेस चाहिए तो हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके उसका एड्रेस निकाल सकते हैं। ये चीज़ हमने पॉइंटर में पढ़ रखी है। पॉइंटर में हमने डिटेल में समझा था कि अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो हमारा एक्स नाम का वेरिएबल है इसके लिए पर्टिकुलर एक ब्लॉक बनता है। इस ब्लॉक का एक हेक्साडेसिमल कोड से जुड़ा हुआ एक एड्रेस होता है और इस ब्लॉक में हमारी एक्स की वैल्यू 10 होती है और एक्स जो कि हमारा वेरिएबल है इसको इससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, मतलब इससे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये इसका एड्रेस होता है और इसका एड्रेस चाहिए तो हम यहाँ पर पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो इस तरीके से जो कंपाइलर हमें मेमोरी अलॉट करता है स्टैटिक मेमोरी, उसे हम पॉइंटर के जरिए या साइज ऑफ ऑपरेटर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के जरिए निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। बात समझ में आई। ये हमने प्रैक्टिकली देख रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो रिवाइज कर ले, देख लें। ठीक है, द मेमोरी इज अलॉटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। ये मेमोरी कब अलॉट होती है, कंपाइल टाइम में।
जब हम अपना प्रोग्राम कंपाइल कर रहे होते हैं। इट यूज स्टैक फॉर मैनेजिंग द स्टैक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है, ठीक है, इसमें स्टैक का यूज़ किया जाता है। स्टैक के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। तो स्टैक में क्या होता है, इसका पूरा मैनेजिंग सिस्टम होता है। जो हमारी स्टैटिक मेमोरी होती है ये स्टैक में बनती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो हम फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन रिकर्सन होता है, तो वहाँ पर जो भी वेरिएबल्स, जो भी चीज़ें हो रही होती है, जैसे हमने रिकर्सन पढ़ा था, तो रिकर्सन में एक ट्री बनती है, आपने देखा था। अगर हमने पावर फंक्शन को रिकर्सन की मदद से कॉल किया है तो उसमें एक ट्री बनती है। तो अगर ट्री बनेगी तो उसके लिए मेमोरी चाहिए ना, तो वो काम स्टैक में हो रहा होता है। वो कहाँ हो रहा होता है? स्टैक में। और स्टैक को हम DSS सीरीज में डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। ये कंपाइल टाइम में ही एलोकेट हो जाती है और स्टैक का यूज करती है। समझ में आई बात? और स्टैटिक मेमोरी में एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या कि स्टैटिक मेमोरी जो हमें अलॉट होती है ये क्या होती है? फिक्स साइज की होती है, ठीक है। इसके लिए साइज होता है वो कंपाइलर फिक्स करके देता है। समझ में आई बात? लेकिन जो डायनेमिक एलोकेशन होती है इसमें हम मेमोरी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है वो हीप में होती है, ठीक है। वो कहाँ होती है? हीप में, ठीक है। लेकिन हीप भी डेटा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पर स्टैक जब बात करते हैं तो स्टैक तो डेटा स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, लेकिन जो हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, लेकिन हीप मेमोरी जो होती है वो अलग होती है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हीप के द्वारा की जाती है, जबकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन स्टैक के द्वारा की जाती है। इन पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। और डायनेमिक मेमोरी जो होती है वो हमें खुद एलोकेट करवानी पड़ती है। स्टैटिक मेमोरी कंपाइलर एलोकेट करता है, डायनेमिक मेमोरी हमें एलोकेट करवानी पड़ती है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड का और पॉइंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे? पॉइंटर का और न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, तब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी हम पॉइंटर के जरिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए डायनेमिकली एलोकेट करेंगे किसी भी वेरिएबल के लिए। और स्टैटिक मेमोरी तो हम अभी तक यूज़ करते ही आए थे, जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बाकी इसके लिए कैलॉक और मैलॉक फंक्शन भी होते हैं जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। हमने इंपॉर्टेंट मेन चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इसका हम डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं हम कोड ब्लॉक में। और कोड ब्लॉक में यहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी क्लासेस वगैरह लिखी हैं। हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए क्लास और ऑब्जेक्ट की कहानी हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली मेन फंक्शन की मदद से समझते हैं। तो देखिए क्लास जो ऊपर है वो तो हमारी लिखी हुई है, और जो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट थे इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि बाद में ना लिखना पड़े ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको पता है कि मेन फंक्शन हमारा पूरा क्लीन है, हमारी क्लास वगैरह जो बनी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम मेन मेमोरी में अगर सिंपल यहाँ पर हमने एक इंट टाइप का x नाम का वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू रखी 20, ठीक है। तो आपको पता है कि हम हमारे यहाँ पर लिख देने से मेमोरी अलॉट नहीं हुई। जब इसे हम कंपाइल करेंगे, देखिए यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, ठीक, बिल्ड यानी कंपाइल कर रहे हैं। अब इसको हमने जैसे ही कंपाइल किया तब यहाँ पर x वेरिएबल के लिए कंप्यूटर में हमें मेमोरी मिलेगी, जो कि स्टैटिक एलोकेशन होगी। और किसने कराई? कंपाइलर ने। और ये स्टैटिक एलोकेशन कहाँ होती है? स्टैक में होती है। समझ में आई बात? अब यहाँ पर ये पता कैसे चलेगा हमें? तो देखिए स्टैटिक एलोकेशन या डायनेमिक एलोकेशन जो होता है मेमोरी का, ये हमें पता नहीं चलेगा, ये सब बैकएंड में होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मली इस तरीके से हम कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वो कंपाइलर अगर उस मेमोरी को प्रोवाइड कर रहा है तो वो स्टैटिक होगी और स्टैक में बनेगी। और अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज करके डायनेमिक एलोकेशन करेंगे, अब हम न्यू कीवर्ड को समझेंगे, न्यू कीवर्ड की मदद से हम डायनेमिक एलोकेशन करा सकते हैं मेमोरी का, जो कि मेमोरी हमारी हीप में बनेगी, ठीक है। हीप में इसको मैनेज करेगा। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा न्यू कीवर्ड के बारे में समझते हैं, जिससे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यू कीवर्ड, और न्यू कीवर्ड कहें या इसको ऑपरेटर भी कहेंगे। द न्यू ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर विच डिनोट अ रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी एलोकेशन ऑन हीप। यानी न्यू ऑपरेटर जो होता है ये रिक्वेस्ट भेजता है हीप के पास कि भाई हमें एक मेमोरी अलॉट की जाए। इफ़ सफिशेंट मेमोरी इज़ अवेलेबल, यानी अगर हीप के पास मेमोरी अवेलेबल होगी तो ये हमें मेमोरी जो है वो अलॉट करेगा, ठीक है। न्यू ऑपरेटर इनिशियलाइज द मेमोरी एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ न्यूली एलोकेटेड। यानी कि सिंपल सी प्रोसेस है, ऐसे आप समझ लें कि न्यू ऑपरेटर की मदद से जैसे ही हम रिक्वेस्ट भेजेंगे हीप के पास रिक्वेस्ट जाएगी, हीप चेक करेगा कि मेमोरी अवेलेबल है कि नहीं, फिर उसके बाद क्या करेगा कि जो न्यू ऑपरेटर है ये हमारे लिए एक एड्रेस रिटर्न देगा। और उस एड्रेस को हम बेसिकली, आपको पता ही है कि जो एड्रेस होते हैं उसके लिए हमें ज़रूरत होगी पॉइंटर की। पॉइंटर हमने पढ़ रखे हैं, एक बार रिवाइज करेंगे। तो कुल मिलाकर के न्यू कीवर्ड के साथ हमें यहाँ पर पॉइंटर को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यू कीवर्ड बेसिकली क्या करेगा, ये मेमोरी का एड्रेस ला के देगा, और उस एड्रेस को हम पॉइंटर में ही स्टोर करा सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं करा पाएंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर न्यू ऑपरेटर बेसिकली क्या करेगा, डायनेमिक एलोकेशन के लिए हीप को रिक्वेस्ट भेजेगा, और हीप जो है अगर मेमोरी अवेलेबल है तो वो उस न्यूली
न्यूली एलोकेटेड मेमोरी का मतलब उस ब्लॉक का पर्टिकुलर जो ब्लॉक हमारे लिए इनिशियलाइज हुआ है उसका जो एड्रेस होगा वो हमें रिटर्न में देगा और उसे हम किसी पॉइंटर में स्टोर करा सकते हैं, यानी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसका हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके। तो ये हमने जस्ट x इज इक्वल टू 20 किया था। आपको पता है अगर इसे हम सी आउट करें तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर x की वैल्यू हम प्रिंट करा सकते हैं। देखिए रन किया और ये हमने जस्ट x की वैल्यू प्रिंट करा ली, 20 आ गई। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं कि एक y नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इस y में अगर हम क्या कराना चाहते हैं, डायनेमिक एलोकेशन कराना चाहते हैं, तो डायनेमिक एलोकेशन के लिए हमें इस y वेरिएबल को नॉर्मल वेरिएबल ना बना करके हमें पॉइंटर वेरिएबल बनाना होगा। सिंपल, ये पॉइंटर का ऑपरेटर होता है, पॉइंटर ऑपरेटर इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि y टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाया और इस y पॉइंटर में हमें क्या चाहिए, डायनेमिक मेमोरी चाहिए। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर y जो कि हमारा पॉइंटर वेरिएबल है इज इक्वल टू और सिंपली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे न्यू कीवर्ड का। ठीक है, यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे न्यू और बताएंगे कि ये किस टाइप का चाहिए, मतलब किस टाइप की मेमोरी चाहिए। तो न्यू इंट, न्यू कीवर्ड से क्या होगा, हमें हीप में एक जगह मिलेगी, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की एक ब्लॉक मिलेगा जो कि डायनेमिक एलोकेशन होगा और ये रिटर्न में देगा एड्रेस। ध्यान देना, ये इतने से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक एड्रेस। न्यू ऑपरेटर क्या लेके देगा, डायनेमिक एलोकेशन जो हुआ है उसका एड्रेस ला के देगा और ये किस में स्टोर करा रहे हैं, सिंपल y में। y चूंकि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है इसलिए एड्रेस को होल्ड कर सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इसको अभी हम आराम से समझा रहे हैं, फिर आगे चल करके इनका अच्छा खासा यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने लगाया सेमी टर्मिनेटर, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, देखिए y को तो अभी हमने असाइन ही नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ हमने मेमोरी डायनेमिक एलोकेशन किया, अभी y में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हमें y पॉइंटर में अगर वैल्यू स्टोर करानी है तो देखिए नॉर्मली y हमारा क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। अगर इसमें हम इस तरह से वैल्यू असाइन कराएंगे तो हमें एरर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि y जो कि एक पॉइंटर है और पॉइंटर में हमें पता है कि इसमें एड्रेस होता है। ध्यान देना, पॉइंटर में क्या होता है, एड्रेस होता है। तो अगर पॉइंटर में एड्रेस है तो हम इस तरीके से 50 जो कि एक नॉर्मल वैल्यू है y में असाइन ही नहीं कर सकते। हाँ, ये काम कर सकते हैं कि y जो कि हमारा पॉइंटर है इस एड्रेस पर हम 50 असाइन करा सकते हैं, यानी कि जो हमारा y है इसमें पॉइंटर ऑपरेटर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी रेफरेंस, यानी y में जो एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, डी रेफरेंस। पॉइंटर आप याद कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये डी रेफरेंस हो जाएगा तब इस एड्रेस पर यहाँ पर हम 50 असाइन करा सकते हैं। सिंपल है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे पॉइंटर। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए न्यू इंट जब हमने लगाया तब यहाँ पर हमने पॉइंटर नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि तब ये हमें यहाँ पर एड्रेस स्टोर कराना था, लेकिन अब हमें इस एड्रेस पर 50 स्टोर कराना है। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी रेफरेंस करेंगे इस y पॉइंटर को और यहाँ पर हमने 50 असाइन कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम y को प्रिंट करते हैं तो हमें 50 मिलेगा, लेकिन नॉर्मली y को प्रिंट करेंगे तो 50 नहीं मिलेगा। नॉर्मली y प्रिंट करेंगे तो इसका जो इसमें जो एड्रेस है वो मिलेगा। देखिए यहाँ पर y का एड्रेस मिल रहा है, तो y का एड्रेस थोड़ी प्रिंट कराना, हमें इस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो चाहे उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करानी हो या उस एड्रेस पर वैल्यू असाइन करनी हो, हमें इसे डी रेफरेंस करना पड़ता है पॉइंटर वेरिएबल के जरिए। आपको पता ही है कि जब हम एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं तब इसको बोला जाता है पॉइंटर वेरिएबल, और उसके बाद अगर हम इसको कहीं भी यूज़ करते हैं तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर का काम करता है। और रेफरेंस ऑपरेटर जो हमारा ये एंड का साइन होता है वो रेफरेंस ऑपरेटर होता है। समझ पा रहे होंगे? पॉइंटर आप याद कीजिए, समझ में आ जाएगा सब। रन करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 50। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये जो x है ये स्टैटिक एलोकेशन स्टैक में हो रहा है और जो y है यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज़ करके इसके लिए हमने डायनेमिक मेमोरी अलॉट की है और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका यूज हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट में देखते हैं, है ना। तो पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपना खुद का इसमें हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अभी तक हमने नहीं बनाया था। यहाँ पर देखिए ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड है, ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये मेथड है। अब हम यहाँ पर अपना हम बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने अपना यूजर डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, अब ये हम बनाया हमने कैसे, अभी आपको हम बता देंगे। देखिए कंस्ट्रक्टर हमारा कोई भी हो, चाहे वो नॉन पैरामीटराइज्ड हो, पैरामीटराइज्ड हो या कॉपी कंस्ट्रक्टर हो, तीनों ही कंस्ट्रक्टर हैं, तीनों ही कंस्ट्रक्टर हैं। बस एक वही डिफरेंस है पैरामीटर्स का। इसमें कोई पैरामीटर नहीं थे, इसमें 2 पैरामीटर हैं और इसमें 1 पैरामीटर है, इसमें 1 पैरामीटर है। ध्यान देना। तो क्या होगा कि जब भी हम किसी क्लास यानी डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट में अगर कोई पैरामीटर नहीं होगा तो ये कॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में अगर 2 पैरामीटर होंगे, ध्यान से समझना, तो ये वाला कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में एज अ पैरामीटर सिंगल पैरामीटर हुआ तो यहाँ पर ये वाला कॉल हो जाएगा और इसी को हम बोल देंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये कॉपी कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये तो काम हम फंक्शन से भी करा सकते थे,
ये काम हम सेम काम फंक्शन से करा सकते थे और हम कराते भी हैं, ठीक है। हम यहाँ पर जस्ट अगर हम एक इंटर डिटेल नाम का हमने फंक्शन बनाया था, आपको याद होगा पिछले वीडियो में। इंटर डिटेल में हमने क्या किया था, यूजर से डेटा लिया था और जो डेटा रिसीव हो रहा था वो हम क्लास के मेंबर में स्टोर करा रहे थे। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन अंतर ये है कि ये कंस्ट्रक्टर जो कि ऑटोमेटिक कॉल होगा और हमने वहाँ से सेंड क्या किया है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से रोल नंबर निकाल के इसके रोल नंबर में डाल दिया जाएगा, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट के जहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट का नेम निकाल करके दूसरे ऑब्जेक्ट के नेम में कॉपी कर दिया जाएगा। सिंपल है। और ये चीज़ जो हमने यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद क्रिएट कर देता है। देखते हैं यहाँ पर रन करके आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली। वापस आते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 का डेटा ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी किया और ऑब्जेक्ट 1 और 2 को यहाँ पर हमने जस्ट डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखिए आउटपुट आ रहा है नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर को थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट भी कर दें, यहाँ पर हमने इसको कमेंट आउट कर दिया, फिर भी ये सेम काम हमारा होगा। रन करते हैं, ये सेम वर्क हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमने बताया था ना कि हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब भी हम उसे कॉल करते हैं। तो अगर हम नहीं बनाएंगे तो वो अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा कंपाइलर, और अगर हम अपना बनाएंगे तो हमारा वाला कॉल होगा। लेकिन जो जस्ट अभी हमने बनाया है, तो अगर हमको ऐसा ही बनाना है तो फिर बनाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब करते हैं, अभी तो इसमें हालांकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, अभी हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे, तब हम डायनेमिक मेमोरी अलॉट कराएंगे अपने क्लास के डेटा मेंबर को। तब वहाँ पर हमें ज़रूरत होगी यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर की, क्योंकि तब ये डिफ़ॉल्ट वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा, ठीक है, तब ये काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर हम सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी को समझते हैं कि ये क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और हम पहचानेंगे कैसे कि सैलो कॉपी हो रही है या फिर डीप कॉपी हो रही है। तो अगर इसे हम ब्रीफ में बताएं तो देखिए, सैलो कॉपी हम तब यूज करते हैं जब हम अपने वेरिएबल को स्टैटिक मेमोरी अलॉट करवाते हैं, जो कि कंपाइलर करता है स्टैक में, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी क्या है, जस्ट हमने पढ़ा अभी। तो स्टैटिक मेमोरी जब हमारे वेरिएबल को अलॉट होती है, तो वहाँ पर अगर हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना हो या हमें कॉपी करना हो बेसिकली, तो हम सैलो कॉपी का यूज़ करते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम अपने वेरिएबल को न्यू पॉइंटर का यूज़ करके डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, तब वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। हालांकि सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी जो कंस्ट्रक्टर हमारे होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसमें कुछ नया नहीं करना होता, बस कॉपी कंस्ट्रक्टर में कुछ ऐसे बदलाव करने होते हैं जिससे या तो वो सैलो कॉपी करेगा हमारा कंस्ट्रक्टर या डीप कॉपी करेगा। हमें सैलो कॉपी या डीप कॉपी के लिए कुछ नया या कोई नया कीवर्ड या ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सिंपल एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि काम करने के तरीके को यहाँ पर सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी कहा गया है, ठीक है। तो इसको हम कुछ प्रैक्टिकल की मदद से समझते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आया कि सैलो कॉपी कब होती है, जब स्टैटिक मेमोरी एलोकेट होती है, और डीप कॉपी हम तब यूज करते हैं जब डायनेमिक मेमोरी की बात करते हैं। लेकिन अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम सैलो कॉपी का यूज करेंगे, तब वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम क्या है, उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल कुछ वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन में ही, उसी में इसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। बाद में इसका यूज हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट में भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ सिंपल वेरिएबल बनाते हैं। देखिए, हमने पॉइंटर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ पर फिर से आपको बता रहे हैं कि पॉइंटर का रिवीजन अच्छे से कर लें, क्योंकि आगे चल करके पॉइंटर का अच्छे से यूज होने वाला है, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी आगे चल करके अच्छे से यूज होगी। क्योंकि आगे चल के जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जहाँ पर ट्री वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो ट्री में भर भर करके पॉइंटर का पॉइंटर, ठीक है, और ये सब चीज़ें यूज होती है, वहाँ पर डायनेमिक मेमोरी पर ही बात होती है, ठीक। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर कुछ वेरिएबल बनाते हैं। जैसे हमने x नाम का वेरिएबल बनाया, वैल्यू रखी यहाँ पर इसकी 10, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे ही हमने x नाम का वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू 10 रखी, मान लेते हैं कि इसको हमने कंपाइल किया, तो कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, x के लिए यहाँ पर एक मेमोरी में ब्लॉक बनेगा, और इसके अंदर वैल्यू क्या है, 10 है, ध्यान से समझना, ठीक है। x इज इक्वल टू 10, और इसका अपना कोई एड्रेस है, जस्ट मान लिया यहाँ पर इसका एड्रेस है 0x9, ठीक है, 0x9 इसका एड्रेस है, मान लेते हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरा वेरिएबल बनाया, ठीक है, एक और वेरिएबल बनाते हैं पॉइंटर टाइप का, इंट, और यहाँ पर हमने एक y पॉइंटर बनाया, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, x का एड्रेस स्टोर कराएंगे। सिंपल है, आपको पता है कि अगर हमें x का एड्रेस स्टोर कराना है तो हमें रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से हम एक पॉइंटर वेरिएबल में इस x का एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। हमने करा लिया। अब क्या हुआ होगा मेमोरी में, तो यहाँ पर जो हमारा y पॉइंटर है, ठीक है, y पॉइंटर है, इसके लिए भी यहाँ पर मेमोरी अलॉट हुई होगी, स्टैटिक मेमोरी, ठीक है, स्टैक में। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी पॉइंटर की, x में तो चलिए 10 था, लेकिन y में क्या होगा, y में x का एड्रेस होगा। तो x का एड्रेस क्या है, 0x9, जो कि इसके लिए वैल्यू होगा, और पॉइंटर का भी अपना एड्रेस होगा, ठीक है, पॉइंटर का भी अपना एड्रेस होगा। इस तरीके से इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मेन फोकस यहाँ पर हमें करना है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर
एक दूसरा और एक पॉइंटर बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने जेड नाम का एक पॉइंटर बनाया और इस जेड पॉइंटर में हमने क्या कर दिया, वाई के वैल्यू को डाल दिया। ध्यान से समझना, एक सेकेंड, इसको हम क्लीन करते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या किया कि जो हमारा वाई है, वाई क्या है, पॉइंटर है, और y अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, देखिए अगर पॉइंटर लगा करके y लिखा तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डी रेफरेंस। और अगर हम सिंपली y लिखेंगे और अगर y हमारा पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हुआ तो इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि y की जो वैल्यू है यानी कि एड्रेस को डिनोट कर रहा है। समझ पा रहे ना बात। तो अभी क्या होगा कि अगर हम y को इस तरीके से लिखेंगे तो z में क्या जाएगा, y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x का एड्रेस। यानी बेसिकली z में क्या जाएगा, यहाँ पर z के लिए भी यहाँ पर एक मेमोरी अलॉट होगी और इस z में भी क्या होगा, वही सेम 0x9। कुल मिलाकर के x का ही एड्रेस y में भी, y पॉइंटर में भी है और उसी को हमने z पॉइंटर में भी डाल दिया। तो यहाँ पर z की भी वैल्यू क्या होगी, 0x9। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y और z को प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन y z अगर इस तरीके से लिखेंगे, चूंकि ये दोनों पॉइंटर हैं तो इनकी वैल्यू प्रिंट होगी और इनकी वैल्यू क्या होगी, वही एड्रेस यानी कि जो हमने माना है। तो यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए दोनों को एड्रेस सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो फिलहाल हमने 019 माना था यानी 0x9, लेकिन यहाँ पर कुछ और है, लेकिन जो भी है सेम है, ठीक है, दोनों के एड्रेस सेम है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि इस केस में y में क्या है, x का एड्रेस है और z में भी क्या है, x का ही एड्रेस है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। तो अगर हम y के एड्रेस पर कोई बदलाव करें या z के एड्रेस पर कोई बदलाव करें तो वो इनडायरेक्टली बदलाव कहाँ होंगे, x में ही तो होंगे। यहाँ पर इसको हम देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं पहले तो, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर z या y में से किसी एक को रीअसाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, z को पहले तो डी रेफरेंस किया, यहाँ पर हमने क्या किया, डी रेफरेंस। डी रेफरेंस का मतलब कि इस z पॉइंटर में जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर हमें मिलेगा और उस एड्रेस पर हमने वैल्यू स्टोर करा दी 5। तो अभी क्या होगा, अभी हमने यहाँ पर z में चेंजेस किए, लेकिन ये चेंजेस अल्टीमेटली y में भी होंगे और x में भी होंगे क्योंकि x का ही एड्रेस लास्ट तक आ रहा है। और अब यहाँ पर अगर हम y को डी रेफरेंस यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा अगर वैल्यू चाहिए, ठीक है। यानी y में, y के एड्रेस में जो वैल्यू है वो चाहिए बेसिकली। तो हमने क्या किया, y और z को डी रेफरेंस कर दिया। अब इसे हम रन करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, नॉर्मली अगर हम इसको सोचें तो z में 5 होना चाहिए, यानी यहाँ पर 5 आना चाहिए, यहाँ पर 10 आएगा। ऐसा नहीं होगा, दोनों में ही यहाँ पर हमें 5 ही मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 5। तो ये क्यों आ रहा है 5, आपको समझ आया होगा, क्योंकि हमने z के एड्रेस पर 5 डाला है। तो z के एड्रेस पर क्या है, 0x9, तो 0x9 वाले एड्रेस पर यहाँ पर 5 हो गया इनडायरेक्टली, 10 की जगह क्या हो गया, 5। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी वेरिएबल में सेम वैल्यू है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब हम पॉइंटर का यूज करते हैं और यहाँ पर अगर हम सैलो कॉपी यूज करते हैं तो किसी एक वेरिएबल में चेंजेस अगर होते हैं तो सभी में हो जाते हैं। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, होंगे ही, क्योंकि इन सभी में क्या है, एड्रेस है, ठीक है। और ये जो एड्रेस है वो एक ही मतलब एड्रेस को पॉइंट कर रहा है बेसिकली, मतलब एक ही ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है इसको। और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं और फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है, ताकि बाद में कंपैरिजन करना आसान हो जाए, है ना। तो यहाँ पर इसको हमने कमेंट आउट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से एक एंट और x नाम का ही वेरिएबल बनाते हैं, इसकी वैल्यू हमने जस्ट रखी 10। और अब यहाँ पर हम एक z टाइप का पॉइंटर बनाते हैं, लेकिन जो z टाइप का पॉइंटर बनाएंगे इसमें हम क्या करेंगे, डायनेमिक एलोकेशन कराने वाले हैं, ठीक है। डायनेमिक एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर डायनेमिक एलोकेशन के लिए हमने न्यू कीवर्ड जब देखा था वहाँ पर भी हमने आपको बताया था, फिर बता देते हैं। यहाँ पर हमने एक z टाइप का पॉइंटर बनाया और इसमें हमें चाहिए हीप से, मतलब हीप में जगह चाहिए, है ना, हीप से मेमोरी एलोकेट करानी है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू और फिर न्यू कीवर्ड, और न्यू कीवर्ड के साथ में जो हमें मेमोरी एलोकेट करवानी है वो किस टाइप की होगी, मतलब इंटीजर टाइप का होगा या स्ट्रिंग टाइप का होगा या कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमें चाहिए इंटीजर टाइप की, सिंपल है। और इस बार हम क्या करेंगे कि z को नई मेमोरी भी अलॉट कराएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे, y में जो एड्रेस है, ठीक है, इसको डी रेफरेंस करके इसके एड्रेस को z में स्टोर करा देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इस लाइन में हमने यहाँ पर z पॉइंटर डिक्लेयर किया था ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये असाइन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है, लेकिन हीप मेमोरी में, ठीक है, हीप में ये जो डायनेमिक एलोकेशन हो रहा है वो हीप में हो रहा है न्यू कीवर्ड के जरिए। तो अब यहाँ पर हम इसे प्रिंट करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, फिर यहाँ पर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी देखिए दोनों में यहाँ पर 10 आ रहा है, नो प्रॉब्लम, दोनों में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम z में कोई चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने z को डी रेफरेंस किया
और यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया जस्ट 40, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, जेड को डी रेफरेंस करके उसमें 40 असाइन कर दिया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे पुराने प्रोग्राम की तरीके से, जहाँ पर हमने इसमें 5 डाला था तो दोनों में चेंजेस हो गए थे एक्स वाई में, और यहाँ पर भी हमने 40 डाला तो दोनों में हो जाएंगे, नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे अभी हम समझाते हैं। यहाँ पर ये हो रहा है डीप कॉपी, ठीक है। रन करते हैं, आप देखेंगे वाई में क्या आ रहा है हमारा 10 और जेड में क्या आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। दोनों में यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है, यानी कॉपी हमने देखिए पहले यहाँ पर कॉपी वाई से जेड में किया था तो वाई से वैल्यू जेड में आई थी, लेकिन बाद में जेड में चेंजेस करने पर वाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हो रही है डीप कॉपी। अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं मेमोरी ब्लॉक बना करके, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपली उसी तरीके से एक्स यहाँ पर जैसे ही कंपाइल हुआ होगा एक्स के लिए एक मेमोरी ब्लॉक बना जिसमें वैल्यू वाई 10 और इसका एड्रेस वही मान लेते हैं 0x9 ऐसे करके, ठीक है। 0x9 इसका एड्रेस मिला। फिर यहाँ पर क्या हुआ, वाई टाइप का एक पॉइंटर बना, तो यहाँ पर वाई पॉइंटर बना लेते हैं, ये वाई पॉइंटर हो गया। और इसके लिए भी एक ब्लॉक बनेगा, और वाई पॉइंटर के ब्लॉक में क्या होगा, एक्स का एड्रेस यानी कि 0x9, सिंपल है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक जेड टाइप का यहाँ पर पॉइंटर बनाया, तो ये हमने जेड टाइप का पॉइंटर बना लिया। लेकिन जेड के लिए अभी कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, क्योंकि हम यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं न्यू कीवर्ड की मदद से। तो जब यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड की मदद से डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे तब इसके लिए ब्लॉक बनेगा, ठीक है। इसके लिए ब्लॉक बना, और इसके लिए जब न्यू कीवर्ड की मदद से ब्लॉक बनेगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा एड्रेस, और वो जो एड्रेस होगा, ठीक है, वो एड्रेस यहाँ पर हमें जेड में मिलेगा। यानी जेड जो हमारा पॉइंटर है, सिंपली इस पॉइंटर में क्या हो रहा है कि न्यू मेमोरी का एड्रेस स्टोर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंटर के लिए वैल्यू क्या होगी। अब जो नया एड्रेस हमें मिल रहा है वो हमें नहीं पता क्या है, मान लेते हैं 0x5 है, 0x5। तो ये 0x5 लोकेशन जहाँ भी होगी, अब जैसे हमें पता है कि 0x9 जो है ये लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर है, यानी इस ब्लॉक का जो एड्रेस है वो कहाँ है, इसके पास है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जेड में जो 0x5 स्टोर हुआ है, मतलब हीप मेमोरी में जो ब्लॉक हमें मिला है उसका एड्रेस है। अब हीप मेमोरी में जहाँ पर भी ये ब्लॉक होगा, ऐसे मान लेते हैं ये ब्लॉक बना है और इसका एड्रेस क्या है 0x5, तो इसका जो एड्रेस था वो हमें न्यू कीवर्ड ने रिटर्न ला के दिया और हमने जेड पॉइंटर में उस एड्रेस को स्टोर करा लिया। तो जेड पॉइंटर के लिए जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो क्या होगी, उस नए वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है, न्यू मतलब न्यू पॉइंटर का एड्रेस होगा। और उस एड्रेस पर हमने क्या किया, देखिए वाई को डी रेफरेंस करके इस एड्रेस पर, यानी जेड में जो वैल्यू है यानी 0x5, इस एड्रेस पर वाई को डी रेफरेंस करेंगे। तो वाई को डी रेफरेंस करने पर क्या मिलेगा, हमें 10 मिलेगा, क्योंकि वाई को डी रेफरेंस यहाँ पर देखिए करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है 0x9, तो 0x9 के एड्रेस पर क्या है, यहाँ पर 10 है, तो इस ब्लॉक में 10 स्टोर होगा। इस तरीके से ये अटैचमेंट होगा। तो अब इस केस में पूरा क्या होगा, अगर हम यहाँ पर नॉर्मली अभी जेड में यहाँ पर हम 40 नहीं कर रहे हैं, अगर वाई और जेड को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो बेसिकली क्या होने वाला है, वाई डी रेफरेंस होगा तो यही 10 ही में हमें मिलेगा, और जब जेड डी रेफरेंस होगा तो जेड ये है, और ये जब डी रेफरेंस होगा तो इस एड्रेस की वैल्यू यानी 10 ही लाके प्रिंट करके देगा। तो इस केस में अभी दोनों में 10 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हम जेड को रीअसाइन कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है नेक्स्ट लाइन में, तो ये हमने जेड को रीअसाइन कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, जेड यहाँ पर डी रेफरेंस हो रहा है और इस एड्रेस पर 40 स्टोर हो रहा है। तो इस एड्रेस पर क्या है 0x5 पर यहाँ पर चेंज हो गया 40, तो सिर्फ यहाँ पर चेंजेस हुए, वो चेंजेस यहाँ पर वाई या फिर एक्स में नहीं होंगे, क्योंकि ये मेमोरी अलग बनी है हीप में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डीप कॉपी एंड सेलो कॉपी को हमने डिटेल में समझा है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसी को हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट में देखते हैं अपना यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर बना करके, है ना। तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप आराम से वीडियो रिपीट करके देखेंगे, सब समझ में आएगा। इसके लिए आपके पॉइंटर जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो अब यहाँ पर इसे हम वापस से अनकमेंट कर देते हैं और अब यहाँ पर हम एक बार इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली 2 ऑब्जेक्ट बने हैं और एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमने दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी किया है। और जब यहाँ पर हमने कॉपी किया तो हमारा यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और ये यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, सेलो कॉपी बना रहा है। और ये हम लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेलो कॉपी के लिए तो हमारा डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता ही है, जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिक क्रिएट करके देता है, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो यहाँ पर यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें तभी बनाना होता है जब हम अपने क्लास में डेटा मेंबर में कोई पॉइंटर टाइप का वेरिएबल रखेंगे और उसके लिए हम अगर हीप में मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, तब हमें ज़रूरत होगी स्पेशली यूज़र डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर की। तो हम एक काम करते हैं कि हमारा यहाँ पर जो रोल नंबर है, हम इसके लिए क्या करते हैं, हीप में मेमोरी एलोकेट कराते हैं। इसके लिए रोल नंबर को हमें बनाना होगा पॉइंटर। तो यहाँ पर हमने इसको क्या बना दिया, सिंपल पॉइंटर बना दिया, है ना।
और अभी यहाँ पर हम ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हटा देते हैं, इसे तो हम समझ ही चुके हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पड़ा रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत लगेगी। ठीक है, ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, मेथड है, यानी कि मेंबर फंक्शन हो गया। क्लियर है। तो अभी यहाँ पर हमने एक रोल टाइप का पॉइंटर बनाया है और इसमें हम क्या करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब होती है, जब हम उस पॉइंटर में वैल्यू को स्टोर कराते हैं। ठीक है, तब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें मेन फंक्शन में कोई बदलाव नहीं करना। ठीक है, मेन फंक्शन में जो भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बने ऐसे बने रहेंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो जो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये वैल्यू रिसीव करेगा, और यहाँ पर वैल्यू जब ये रिसीव करेगा इंट ए और इंट बी, तो ए की वैल्यू को रोल में स्टोर कराने से पहले रोल के लिए हम मेमोरी अलॉट करवाएंगे। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी कैसे अलॉट कराएंगे, देखिए यहाँ पर इसी में हम काम करने वाले हैं अपना। तो यहाँ पर रोल को मेमोरी अलॉट कराने के लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना, वही रोल इज इक्वल टू, और यहाँ पर न्यू कीवर्ड किस टाइप की मेमोरी चाहिए, तो सिंपल इंट, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, वही है जो हमने सिंपल वेरिएबल के साथ देखा था, बस ये चीज़ यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर तो ये सिंपल वेरिएबल का ही काम करेगा। तो हमने रोल के लिए हीप में एक न्यू कीवर्ड के जरिए यानी न्यू पॉइंटर के जरिए इंट टाइप की मेमोरी ली, और इसका जो एड्रेस होगा वो रोल में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि रोल एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से इनिशियलाइजेशन ना करा करके, क्योंकि अब चूंकि ये पॉइंटर है तो इस पॉइंटर को हम क्या करेंगे, डी रेफरेंस। ठीक है, और इसको डी रेफरेंस करके और इस एड्रेस पर हम स्टोर कराएंगे क्या, ए को। अब ए क्या है, सिंपल वेरिएबल है, तो ए में जो वैल्यू आई होगी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय जो आर्गुमेंट में पास की गई है वो ए में मिलेगी, और ए को हमने यहाँ पर रोल को डी रेफरेंस करके जो नई मेमोरी हमें मिली थी उस एड्रेस पर हमने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करा दी। सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डायनेमिक एलोकेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, एक डायनेमिक एलोकेशन की, और जो कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हुआ था यानी ए में वैल्यू रिसीव हुई थी उसे रोल नंबर में डाल दिया, बी की वैल्यू को नेम में डाल दिया। सिंपल है। फिर हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो ये रोल नंबर और नेम प्रिंट कर देगा, और बाकी ये भी हमारा नॉर्मल कॉपी कंस्ट्रक्टर है जो डिफॉल्ट वाला होता है उसी टाइप का है। और अब यहाँ पर हम प्रोग्राम रन करते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, इसमें एड्रेस प्रिंट होना है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी जो हमारा ये रोल वाला डेटा मेंबर है ये पॉइंटर बन चुका है, और तो अगर यहाँ पर हमें इस रोल टाइप के पॉइंटर की वैल्यू चाहिए तो इसे हमें डी रेफरेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं किया, डिस्प्ले मेथड में हमने रोल को डी रेफरेंस कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। तब यहाँ पर ये एड्रेस नहीं प्रिंट करेगा बल्कि वैल्यू प्रिंट करेगा 101 सुधीर 101 सुधीर। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सब ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 में जो वैल्यू है हमने ऑब्जेक्ट 1 को 2 में डाल दिया, कॉपी हो गई, नो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तब होगी कब, जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 2 में डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अगर चाहते हैं कि भाई ये काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 का जो रोल नंबर है उसको हम कर देते हैं चेंज, तो यहाँ पर हमने उसका रोल नंबर सोचा कि चलो कर देते हैं 501, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस बात पे, हमने ऑब्जेक्ट 2 का रोल नंबर चेंज किया है 501, और इसमें एक और काम करना पड़ेगा, इसके लिए भी यहाँ पर हमें डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो रोल है ये क्या है, पॉइंटर है, तो ऑब्जेक्ट 2 से जो रोल निकलेगा उसे डी रेफरेंस इस तरीके से करना पड़ेगा, फिर तभी हम यहाँ पर वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू चेंज कर दी, सिंपल है। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले तो रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर हमने रन किया तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है कि दोनों का रोल नंबर यहाँ पर देखिए चेंज हो चुका है, 501 501। ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है सेलो कॉपी की वजह से। अभी भी हमने डायनेमिक एलोकेशन तो की, लेकिन डायनेमिक एलोकेशन में अभी हम सेलो कॉपी का ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी हम सेलो कॉपी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम उसे डीप कॉपी बनाएंगे, हमारा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसे मॉडिफाई करेंगे और वो करेगा डीप कॉपी। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर जब हमने ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 में डाला तो बेसिकली ऑब्जेक्ट 1 में क्या होता है, डायनेमिक एलोकेशन होती है। तो जो मेमोरी यहाँ पर थी वही मेमोरी सेम ऑब्जेक्ट 2 में चली गई। तो अगर हम ऑब्जेक्ट 2 में रोल नंबर को चेंज करेंगे तब भी ये दोनों ही, मतलब ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों एक ही ब्लॉक को डिनोट कर रहे हैं। बात समझ में आई। लेकिन अगर हम डीप कॉपी यानी डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, भी हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर तो सेलो वाला ही यूज़ कर रहे हैं, तो डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करने से क्या होगा कि दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी ब्लॉक बनेंगे। तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। तो जब हम डायनेमिक एलोकेशन करते हैं और सेलो कॉपी यूज़ करते हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर हम डायनेमिक एलोकेशन ना करें, यहाँ पर देखिए फिर से हम बता देते हैं, डायनेमिक एलोकेशन हटा देते हैं। यहाँ पर हमने हटाया देखिए, और ये भी हमने पॉइंटर हटा दिया, डायनेमिक एलोकेशन नहीं करा रहे, तब यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देखिए एक सेकेंड, ये हटा दिया और इसको हमने कमेंट आउट कर दिया। तो अभी देखिए ये हमारा क्या बन गया, सिंपल वही स्टैटिक एलोकेशन वाला। ठीक है, ये स्टैटिक एलोकेशन होगी यहाँ पर, और यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। हमने ऑब्जेक्ट 2 का रोल नंबर चेंज किया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 का ही चेंज होगा, ऑब्जेक्ट 1 का नहीं होगा। देखिए नहीं हो रहा है ना। तो ये पॉसिबल है जब हम स्टैटिक एलोकेशन करते हैं तो वहाँ पर हम सेलो कॉपी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हर केसेस में हम स्टैटिक एलोकेशन नहीं कराते। आगे चल करके जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डायनेमिक एलोकेशन करेंगे, और डायनेमिक एलोकेशन करेंगे तो हमें डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी।
उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये है पूरे वीडियो का निचोड़। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस से डायनेमिक एलोकेशन कराते हैं और डीप कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया हमारा पॉइंटर और इसको हमने कर दिया अनकमेंट और यहाँ पर इसको कर दिया डी रेफरेंस। ठीक है, बस नो प्रॉब्लम, सारा काम ओके है। रन करते हैं, देखते हैं दोनों में यहाँ पर रिजल्ट सेम आ रहा है। ठीक है, 501 आ रहा है। अब यहाँ पर हम अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और कुछ नहीं। ये अभी सैलो कॉपी का है, अभी हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, ये डीप कॉपी करने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट 2 बनाते हैं और ऑब्जेक्ट 1 एज अ पैरामीटर पास करते हैं, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट 2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में वायर रेफरेंस आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम पैरामीटर में एक वेरिएबल रखते हैं तो हम इंट टाइप का ऐसे लिखते हैं, इंट एक्स, तो इंट एक्स टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये डेमो टाइप का है, तो इसलिए क्लास का नाम हुआ डेमो ऑब्जेक्ट। इस तरीके से उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, इंट की जगह डेमो हो गया क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर रिसीव होगा वो किस टाइप का होगा, डेमो क्लास टाइप का। अगर जो चीज़ यहाँ पर रिसीव हो रही होती है अगर वो इंट टाइप की होती है तो हम इंट लगाते हैं, अगर वो स्ट्रिंग टाइप की रिसीव होगी तो स्ट्रिंग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या रिसीव होने वाला है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट रिसीव होगा, ये किस टाइप का होगा, क्लास टाइप का, क्लास यानी कि डेमो। तो इस वजह से यहाँ पर डेमो और फिर यहाँ पर हमारा क्लास का नाम, और यहाँ पर ये हमने पास बाय रेफरेंस लिया है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एड्रेस लिया है। और यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट का एड्रेस आएगा, ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस आएगा। तो हम क्या करने वाले थे, अभी तक तो हम ऑब्जेक्ट 1 से रोल निकाल के रोल में डाल रहे थे, नेम को निकाल के नेम में डाल रहे थे, लेकिन अभी हमें रोल के लिए डायनेमिक मेमोरी यहाँ पर भी अलॉट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए डायनेमिक मेमोरी यहाँ पर तो हमने अलॉट कराई है, लेकिन क्या होता है कि जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, आपको पता है कि इन दोनों में से कोई एक ही कॉल होगा। तो अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये नहीं कॉल होगा, उस ऑब्जेक्ट 1 के लिए देखिए ये कॉल हो रहा था, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 के लिए ये कॉल हो रहा है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कुछ नहीं होता, ये सब है कंस्ट्रक्टर ही। यहाँ पर हम कोड में कुछ कुछ बदलाव करते हैं, पैरामीटर में कुछ कुछ बदलाव करते हैं, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, है वही चीज़। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसे फिर से यहाँ पर हम रोल इज़ इक्वल टू न्यू, ठीक है, और इंट टाइप का न्यू हो गया, बस यही करना है और कुछ नहीं। डायनेमिक एलोकेट हो गई मेमोरी, और यहाँ पर रोल को डी रेफरेंस करेंगे और इस बार यहाँ पर भी डी रेफरेंस ऑपरेटर लगेगा। इस तरीके से होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, ये भी क्या है, पॉइंटर है, और ऑब्जेक्ट 2 का जो रोल है वो भी पॉइंटर है, यानी ये ऑब्जेक्ट 1 से आ रहा है तो ये पॉइंटर, ये कुल मिला के रोल, चाहे ये ऑब्जेक्ट 1 का है और ये ऑब्जेक्ट 2 में हम डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 को निकाल के 2 में डाल रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में ये पॉइंटर ही है। तो इसलिए यहाँ पर भी इसे हमें डी रेफरेंस करना होगा, यहाँ पर भी इसे डी रेफरेंस करना होगा। अब यहाँ पर नो प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट 1 मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में जो भी मतलब एड्रेस है उस एड्रेस से ये रोल निकालेगा और उसे डी रेफरेंस करके इसमें डाल देगा। ठीक है, इसको आप आराम से समझेंगे, सब समझ में आएगा। और अभी यहाँ पर देखिए हमने कोई बदलाव नहीं किया, यहाँ पर अभी यहाँ पर 501 लिखा है, और अब इसे अगर हम रन करेंगे तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट आएगी, यहाँ पर रिप्लेस नहीं करेगा। 101 सुधीर, जो हमने ऑब्जेक्ट 1 में डाला था, ऑब्जेक्ट 2 में यही सेम वैल्यू कॉपी की, लेकिन बाद में रीअसाइन कर दिया, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए 501 और सुधीर आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर हमारा हो रहा है डीप कॉपी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो रिपीट कर लीजिए। चलिए अब वापस चलते हैं पीपीटी में, समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दिस कीवर्ड के बारे में, है ना। तो दिस कीवर्ड को समझ लेते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर दिस कीवर्ड को समझने के लिए एक बेसिक क्लास यहाँ पर हमने बनाई है, और ये एक मेन फंक्शन में यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है डेमो यहाँ पर क्लास बनी, इसमें एक वेरिएबल है डेटा मेंबर, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। और जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जिसमें कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही ए में 5 असाइन हो जाएगा, यानी जो ए है इसमें ऑटोमेटिक 5 असाइन हो जाएगा। और हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे, तो ये ए की वैल्यू को रिटर्न दे देगा, यानी हमें आउटपुट में 5 मिलेगा। सिंपल है, आ गया, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारा डिस्प्ले मेथड है इसमें हम एक पैरामीटर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इंट टाइप का ए नाम का ही पैरामीटर रख दिया इस तरीके से, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम पास भी कर देंगे वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमने पास कर दिया सपोज। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम जब डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो ये जो 12 वैल्यू है ये सिंपली इस ए में असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्ले मेथड के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी होगी, वो क्या कि ये जो डिस्प्ले मेथड है इसके पास 2 ए नाम के वेरिएबल है। एक तो इस क्लास का मेंबर हो गया ये वाला ए, अब चूंकि ये डिस्प्ले मेथड है तो ये जो हमारा ए मतलब क्लास का मेंबर है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, इसके पास तो है ही है। और दूसरी बात कि जो यहाँ से हमने आर्गुमेंट
पास किया वो भी इसके ए पैरामीटर में स्टोर हो रहा है। तो अब डिस्प्ले मेथड क्या प्रिंट करेगा, इस वाले ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा या इस वाले ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर इसकी प्रिंट करेगा तो 12 है और इसकी प्रिंट करेगा तो ये क्या है 5 है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, देखें यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर इसे हमने रन किया तो क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो 12 आ रहा है तो ये 5 क्यों नहीं आ रहा। अगर हम मान लेते हैं पैरामीटर यहाँ से नहीं पास करते, देखिए हमने हटा दिया, ठीक है ये हमने हटा दिया, तो इस केस में यहाँ पर भी हमें एरर नहीं मिलेगी, यहाँ पर अभी 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा ये क्यों हो जा रहा है, ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है। और यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज ना हो तो इसका सोल्यूशन होता है दिस कीवर्ड। अगर इसका हम नाम बदल दें, जैसे हमने बी कर दिया और अब यहाँ पर अगर हम 12 पास करेंगे और ए को प्रिंट कराएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 5 ही प्रिंट होगा, नो प्रॉब्लम, नहीं कन्फ्यूज होगा। और बी प्रिंट कराएंगे तो बी प्रिंट होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दोनों का नाम ए ही हो गया, मतलब सेम हो गया, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा भाई। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है, करा सकते हैं। और अगर इस वाले ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तब भी हमारे हाथ में है। तो अभी तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो ए है अभी प्रेजेंट टाइम में ये अपने ही मेथड के पैरामीटर की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। यानी क्या प्रिंट कर रहा है 12, ये 12 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, इस सिचुएशन में ये 12 प्रिंट कर रहा है। ठीक, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे मेथड होते हैं या कोई भी चीज़ मेथड फंक्शन या ऐसा कुछ होता है तो वो क्या करता है कि सबसे नज़दीकी स्कोप में जो चीज़ होती है वो उसको यूज़ करता है। तो अगर डिस्प्ले मेथड की बात करें तो डिस्प्ले मेथड के पास इस वाले ए की भी एक्सेस है और इस वाले ए की भी एक्सेस है, लेकिन सबसे नज़दीकी स्कोप में क्या है वो यही है, डिस्प्ले का खुद ही अपना पैरामीटर ये इसके नज़दीक स्कोप में है, इस वजह से ये 12 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हमें 5 ही प्रिंट कराना है और पैरामीटर भी सेम रखेंगे तो कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर हम लगाएंगे दिस कीवर्ड, ठीक है, दिस कीवर्ड लगाएंगे और इसके लिए हमें यहाँ पर माइनस का साइन और ये ग्रेटर देन इस तरीके से ये ऑपरेटर लगाना होगा, इस तरीके से, बस और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पर हमें सिर्फ इस तरीके से दिस कीवर्ड और यहाँ पर माइनस का साइन और ग्रेटर देन लगाना है, इसको बोलते हैं दिस पॉइंटर, ठीक है, ये दिस पॉइंटर या कीवर्ड बोल सकते हैं। अब रन करते हैं, देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। तो अभी यहाँ पर देखिए 5 मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ दिस कीवर्ड लगा देने से 5 मिल गया। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने डायरेक्टली बता दिया कि ए जो है ये हम किसकी बात कर रहे हैं, दिस की, मतलब दिस की बात कर रहे हैं। दिस का मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी बात कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का जो ए है उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो ए है वो यही वाला है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर क्या है, यही तो है। तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। बाकी ये जो 12 पास कर रहे हैं ये तो इस मतलब हमारे मेथड का आर्गूमेंट है, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पर कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज नहीं होता और आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए जब भी हमें अपने ही क्लास के मेंबर को प्रिंट कराना हो या यूज़ करना हो तो हम हमेशा दिस कीवर्ड के साथ में इस तरीके से ये यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आप भी नहीं कंफ्यूज होंगे, कंपाइलर भी नहीं कंफ्यूज होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिस कीवर्ड समझ आया होगा। तो अब यहाँ पर हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर्स, यानी डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए डिस्ट्रक्टर्स और कंस्ट्रक्टर एक ही चीज़ होती है, दोनों में एक डिफरेंस होता है। वो क्या कि कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो तब कॉल होते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का सीधा मतलब होता है जैसे क्लास ए का हमने यहाँ पर O1 नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, OBJ या ऐसा करके ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, यानी हम उस क्लास के स्कोप में एंट्री करते हैं। तो अगर हम स्कोप में एंट्री कर रहे हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो कि ऑटोमेटिक होता है, ये तो क्लियर ही है। और डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिक कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर भी हमारा ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होता है, यानी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। लेकिन डिस्ट्रक्टर कॉल होने का मतलब है कि कंस्ट्रक्टर द्वारा बनाए गए सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर हमने सपोज ए नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और ए नाम के फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का x नाम का वेरिएबल बनाया, वैल्यू रखी 10। तो आपको पता है कि जो x है इस वेरिएबल को हम सिर्फ इसी स्कोप में एक्सेस कर सकते हैं, x का स्कोप इस फंक्शन के बाहर नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हम इस फंक्शन के अंदर एंट्री करेंगे हमें x का स्कोप मिल जाएगा, और यानी x का स्कोप रहेगा, और जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो इसके लिए x का स्कोप खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कंस्ट्रक्टर का काम होता है जो हमारा वेरिएबल है या डेटा मेंबर है उनके लिए मेमोरी अलॉट करना, और डिस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरी डी एलोकेट करना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम स्कोप से बाहर जाएंगे वो वेरिएबल हमारे लिए खत्म हो जाएंगे, ठीक है, खत्म होने का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो डिस्ट्रक्टर का काम यही होता है, वो क्या करता है जितने भी हमारी मेमोरी एलोकेशन हुई होगी उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। मेमोरी एलोकेशन का काम कौन करता है, कंस्ट्रक्टर, और डी एलोकेशन का काम कौन करता है, डिस्ट्रक्टर्स। और डिस्ट्रक्टर भी जो है ये हमारे डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर होते हैं, जिस तरीके से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर भी होता है। लेकिन डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर ये तब काम में नहीं आता जब हम डायनेमिकली मेमोरी अलॉट कराते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम हीप में मेमोरी अलॉट करते हैं, एलोकेशन कराते हैं मेमोरी की, तब वहाँ पर डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर काम में नहीं आते। उसके लिए हमें अपना डिस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर लिखते हैं इस तरीके से हम डिस्ट्रक्टर भी अपना लिख सकते हैं। और जो मेमोरी हमने
डायनेमिक यानी हीप में बनाई है, हीप में मेमोरी एलोकेशन कराई है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें मैन्युअली डिस्ट्रक्टर बनाने पड़ते हैं। और डिस्ट्रक्टर भी एज अ कंस्ट्रक्टर जैसे बनते हैं, बस हमें इसमें टिल्ड का साइन यहाँ पर लगाना पड़ता है। कैसे, चलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, डायनेमिक मेमोरी यहाँ पर हमने अलॉट कराई है। और अगर डायनेमिक मेमोरी अलॉट हुई है तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो मेमोरी को क्लीन नहीं कर पाएगा, वो मेमोरी कहीं ना कहीं गार्बेज में चली जाएगी, वो अनयूजेबल हो जाएगी। तो इसलिए हमें डिस्ट्रक्टर बनाने ज़रूरी होते हैं। डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले वही टिल्ट का साइन, वो हमें मिलेगा टैब बटन के ऊपर, क्यू और डब्ल्यू के साइड में जो टैब बटन है वहाँ पर मिलेगा, इस तरीके से टिल्ट का साइन हो गया। फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टर का भी नाम वही सेम होगा जो कंस्ट्रक्टर का होता है, नहीं क्लास का नाम, यानी डेमो, सिंपल, ठीक है। और इसके भी यहाँ पर पैरामीटर हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, जो हमने डायनेमिक एलोकेशन किया है उसे क्लीन करते हैं। डायनेमिक एलोकेशन यहाँ पर हमने किया है, देखिए जो हमारा रोल पॉइंटर है इसके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाई है। तो यहाँ पर हमने लगाया डेमो डिस्ट्रक्टर, अभी ये टिल्ड का साइन लगा तो डिस्ट्रक्टर है। और अभी हम क्या करेंगे, डिलीट कीवर्ड यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। डिलीट कीवर्ड है एक रिजर्व कीवर्ड है, इसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो हमने डायनेमिक मेमोरी अलॉट कराई है इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, डिलीट कीवर्ड लगाने से जो हमारा रोल नाम का पॉइंटर वेरिएबल है वो डिलीट नहीं होगा, बल्कि उसके द्वारा ऑक्यूपाइड की गई मेमोरी जो है वो फ्री हो जाएगी, सिंपल है। यानी आपको पता है कि रोल हमारा क्या है, पॉइंटर है, और इस पॉइंटर में किसी ब्लॉक ऑफ मेमोरी का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो जब हम डिलीट कीवर्ड यूज करेंगे तो इस रोल नाम के पॉइंटर में जो भी एड्रेस पड़ा है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और वो ब्लॉक यानी वो मेमोरी हमारी फ्री हो जाएगी यूज़ करने के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया डिस्ट्रक्टर, इसको रन करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सारा कुछ आउटपुट जो है वो वही रहेगा, बस ये अपना डिस्ट्रक्टर इसने काम कर दिया, जो हमने डायनेमिकली मेमोरी अलॉट कराई थी वो इसने फ्री कर दी, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने इन सभी टॉपिक को पूरा डिटेल में समझा है, और अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई हो या भी कोई डाउट रह गए हो तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर हमने पॉइंटर पढ़ाए हैं, पॉइंटर के वीडियो को आपको फिर से एक बार देखना है, रिवाइज करना है। पॉइंटर को अच्छे से समझने के बाद हमें पिछला वीडियो देखना है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर के बेसिक्स बताए थे, और फिर तीसरे नंबर पर जब आप इस वन शॉट वीडियो को पूरा देखेंगे तब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक एक करके सब समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। बाकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे ओप्स कॉन्सेप्ट में इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।